नमस्कार। दिसंबर है और हवा में आप जानते हैं क्रिसमस की वो एक आहट सी महसूस होने लगी है। बिल्कुल एक अलग ही रौनक होती है। हाँ, और इसी माहौल में आज हम गोवा की एक ऐसी जगह की पड़ताल करेंगे जो सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि मुझे लगता है एक पूरे त्योहार की धड़कन है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं मापुसा मार्केट की। और देखिए दिलचस्प बात यही है कि मापुसा मार्केट सिर्फ कुछ खरीदने बेचने की जगह नहीं है। ये गोवा की उस पहचान का एक जीता जागता संग्रहालय है जहाँ इतिहास, परंपरा और रोजमर्रा की जिंदगी सब एक साथ मिल जाती हैं। सही। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि क्रिसमस की तैयारियों के दौरान ये बाजार कैसे गोवा की उस अनूठी भावना, उसके रंगों और रिश्तों का आईना बन जाता है। तो चलिए इस हलचल, खुशबू और रौनक से भरे माहौल को जरा और गहराई से समझते हैं। जैसे ही कोई मापुसा मार्केट में कदम रखता है ना, ऐसा लगता है जैसे जैसे इंद्रियों पर एक साथ हमला हो गया हो। हाँ, सही शब्द है, हमला। हर तरफ लोगों की भीड़, हंसी मजाक और दुकानदारों की वो मेरी क्रिसमस वाली शुभकामनाएं। हर गली सजावट की चमक से रोशन है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे सिर्फ देखा नहीं जा सकता, उसे सुना, सूंघा और महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये किसी शांत एयर कंडीशन मॉल में घूमने जैसा तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपने जो हमला शब्द इस्तेमाल किया वो एक सुखद हमला है। समाज शास्त्र में इसे सेंसरी इमर्जन कहते हैं, मतलब इंद्रियों का विसर्जन। अच्छा। जब आप ऐसे माहौल में होते हैं जहां हर तरफ से आवाजें, रंग और गंध आ रही हों, तो आप एक दर्शक नहीं रहते, आप उस माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। मॉल का डिजाइन आपको एक उपभोक्ता बनाने के लिए होता है, जबकि मापुसा जैसे बाजार का जो अनौपचारिक डिजाइन है वो आपको एक समुदाय का सदस्य बनाता है। आपकी सारी इंद्रियां जाग जाती हैं। और शायद सबसे पहले नाक जागती है। एक तरफ ताजे फलों की वो मीठी सी खुशबू, सेब, अंगूर, संतरे, अनानास के ढेर लगे हैं। और दूसरी तरफ मसालों और ताजी सब्जियों की महक। ये साफ संकेत है कि क्रिसमस की तैयारी घरों के किचन से शुरू हो रही है। एकदम। गोवा में क्रिसमस का उत्सव पेट से होकर दिल तक पहुंचता है। पारंपरिक गोवन डिशेस, प्लम केक, कलकल, डोडाल, बेबिंका, वाह! इन सब की तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। तो जब कोई बाजार में केक के लिए सबसे अच्छे मेवे या सोरपोटेल के लिए सही मसाले चुन रहा होता है, तो वो सिर्फ सामान नहीं खरीद रहा होता। वो एक परंपरा को जी रहा होता है। बिल्कुल। वो उस विरासत का हिस्सा बन रहा होता है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये खरीदारी एक लेन देन से कहीं ज्यादा एक अनुष्ठान की पहली कड़ी है। ये बात तो है। मैंने लोगों को बड़े ध्यान से फल और सब्जियां चुनते देखा है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी कलाकृति के लिए रंग चुन रहे हों। हाँ। और दुकानदार भी सिर्फ सामान नहीं तौलते, वो सलाह भी देते हैं कि ये वाले संतरे केक के लिए अच्छे रहेंगे, या इस बार अंगूर बहुत मीठे आए हैं। मतलब एक तरह का रिश्ता बन जाता है। और ये पारंपरिक बाजारों की ताकत है, जिसे हम ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में खोते जा रहे हैं। वो मानवीय स्पर्श। सही बात है। एल्गोरिदम आपको बता सकता है कि दूसरे लोगों ने क्या खरीदा, लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकता कि इस साल की फसल कैसी है। ये ज्ञान, ये रिश्ता मापुसा की आत्मा है। यहाँ ऊर्जा सिर्फ त्योहार की भीड़ से नहीं, बल्कि इन हजारों छोटे छोटे संवादों से पैदा होती है। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जो शायद बाजार का सबसे रंगीन और जादुई कोना है। क्रिसमस डेकोरेशन की दुकानें। हाँ, वहाँ क्या नहीं है? छोटे बड़े क्रिसमस ट्री, टिमटिमाती रंग बिरंगी लाइट्स, छत से लटकाने के लिए वो सितारे, सेंटा क्लॉज की मूर्तियां, और सबसे खास वो छोटे छोटे क्रिब। हाँ, यीशु के जन्म के दृश्य। ऐसा लगता है जैसे हर दुकान से रोशनी और खुशी छलक रही हो। यहाँ पर हमें गोवा की संस्कृति का एक और दिलचस्प पहलू देखने को मिलता है, जिसे सांस्कृतिक संश्लेषण कहते हैं। यानी अलग अलग संस्कृतियों के तत्वों का मिलकर कुछ नया बना लेना। अच्छा, वो कैसे? अब देखिए, क्रिब यानी नेटिविटी सीन एक गहरा धार्मिक और पारंपरिक कैथोलिक प्रतीक है। ये क्रिसमस के मूल संदेश की याद दिलाता है। हाँ, और उसे लेकर लोगों में एक अलग ही श्रद्धा दिखती है। लोग बहुत ध्यान से वो छोटी छोटी मूर्तियां चुनते हैं। मदर मैरी, जोसेफ, नन्ना यीशु, चरवाहे। बिल्कुल। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये तो एक पवित्र कहानी को अपने घर में फिर से रचने जैसा है। बच्चे तो उन दुकानों से हटना ही नहीं चाहते। सही बात है। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और आस्था से जुड़ा हुआ अनुभव है।
लेकिन उसी दुकान में आपको सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री भी मिलेंगे। हाँ, जो कि ज्यादा वैश्विक प्रतीक हैं। बिल्कुल, ज्यादा धर्मनिरपेक्ष और कह सकते हैं व्यावसायिक प्रतीक हैं। पर यहाँ कोई टकराव नहीं है। गोवा की संस्कृति इन दोनों को बड़ी खूबसूरती से अपना लेती है। एक ही परिवार शायद चर्च के लिए क्रिब की मूर्तियां खरीद रहा होगा और अपने बच्चों की खुशी के लिए सांता वाली टोपी भी। ये गोवा की खासियत है। हाँ, जहाँ वो बाहरी प्रभावों को अपनी पहचान खोए बिना अपना लेता है। लेकिन क्या इसमें एक तरह का तनाव नहीं है? एक तरफ त्योहार का गहरा आध्यात्मिक मतलब है और दूसरी तरफ उसका व्यावसायीकरण, जिसका प्रतीक सांता क्लॉज है। क्या मापुसा मार्केट में ये तनाव महसूस होता है? सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन तनाव की बजाय मैं इसे एक संतुलन कहूंगी। संतुलन? हाँ, मापुसा जैसे बाजार इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। यहाँ सांता क्लॉज किसी बड़े मॉल के विशालकाय डेकोरेशन की तरह आप पर हावी नहीं होता। वो बस हजारों दूसरी चीजों के साथ मौजूद एक विकल्प है। ये बात तो है। यहाँ का माहौल इतना जमीनी और पारंपरिक है कि व्यावसायिकता पूरी तरह हावी नहीं हो पाती। यहाँ की असली रूह अब भी क्रिब बनाने और पारंपरिक मिठाइयाँ बनाने में बसती है। सांता और ट्री वो उस खुशी में शामिल होने वाले नए मेहमानों की तरह है, घर के मालिक की तरह नहीं। और कपड़ों की दुकानों पर तो लाल, सफेद और हरे रंगों की बहार आ जाती है। ये भी उसी वैश्विक प्रभाव का हिस्सा लगता है। हाँ, लेकिन इन रंगों का भी एक तरह से स्थानीयकरण हो जाता है। वो सिर्फ क्रिसमस के रंग नहीं रह जाते, वो गोवा की धूप और यहाँ के लोगों की जिंदादिली के साथ मिलकर एक अलग ही चमक पैदा करते हैं। सही। ये उस खुशी का बाहरी प्रदर्शन है जो लोग अंदर महसूस कर रहे हैं। अनजाने में ही लोग इन रंगों को पहनकर उस भावना को व्यक्त कर रहे होते हैं जो क्रिसमस अपने साथ लेकर आता है। सजावट और कपड़ों से आगे बढ़कर यहाँ कुछ और भी गहरा चल रहा होता है। मैंने देखा कि कई परिवार साथ मिलकर खरीदारी करते हैं, 3-3 पीढ़ियां एक साथ। हाँ, ये बहुत आम है वहाँ। बच्चे, माता पिता, दादा दादी सब मिलकर तय कर रहे हैं कि इस साल घर कैसे सजेगा। ये सिर्फ शॉपिंग नहीं है, ये तो एक रस्म की तरह लगता है। क्या ये कहा जा सकता है कि ये बाजार एक तरह की अनौपचारिक पाठशाला है जहां बच्चे अपनी संस्कृति के बारे में किताबों से ज्यादा सीखते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है। एक समाजशास्त्री थे रे ओल्डनबर्ग। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था द थर्ड प्लेस का। द थर्ड प्लेस? हाँ, यानी घर पहला स्थान और काम दूसरा स्थान के अलावा एक ऐसी जगह जहां समुदाय अनौपचारिक रूप से इकट्ठा होता है, रिश्ते बनाता है और अपनी पहचान को मजबूत करता है। मापुसा मार्केट क्रिसमस के दौरान गोवा के लिए एक आदर्श तीसरा स्थान बन जाता है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक सामुदायिक केंद्र है। बिल्कुल, यहीं पर परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। मुझे याद है एक बार मैंने एक बुजुर्ग महिला को अपने पोते को ये समझाते हुए देखा था कि क्रिब के लिए सूखी घास क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो विनम्रता और सादगी का प्रतीक है, उस जगह का जहां यीशु का जन्म हुआ था। अब ये ज्ञान कोई किताब या गूगल सर्च नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। ये उस साझा अनुभव से आता है जो इन तीसरे स्थानों पर ही संभव है। जब एक परिवार साथ मिलकर सजावट का सामान चुनता है तो वो सिर्फ चीजें नहीं चुन रहा होता, वो साथ में यादें बना रहा होता है। हाँ। लेकिन एक सवाल मन में आता है, आज के दौर में क्या ये तीसरा स्थान खतरे में नहीं है? जब सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है तो लोग ऐसे भीड़ भरे बाजारों में क्यों आएंगे? और ये भी ख्याल आता है कि क्या इस परंपरा की आड़ में व्यावसायीकरण हावी नहीं हो रहा? क्या स्थानीय कारीगरों की बनाई चीजों की जगह वो चीन से आया सस्ता प्लास्टिक का सामान नहीं ले रहा? ये एक बहुत जरूरी और यथार्थवादी सवाल है और इसका जवाब हाँ है। ये खतरा बिल्कुल वास्तविक है। तो ये हो रहा है? हो रहा है। आपको मापुसा में भी अब बहुत सा सामान दिखेगा जो बड़े पैमाने पर बना है और स्थानीय नहीं है। व्यावसायीकरण और वैश्वीकरण का असर यहाँ भी पहुंचा है। लेकिन मापुसा की खासियत यह है कि यहाँ दोनों दुनियाएं साथ साथ मौजूद हैं। अच्छा। जो हाथ से बने मिट्टी के दिए या घर की बनी मिठाइयाँ बेच रही है, यहाँ ग्राहक के पास अभी भी ये चुनने का विकल्प है कि वो परंपरा को कितना जीवित रखना चाहता है। ये बाजार एक तरह का युद्ध क्षेत्र है जहाँ परंपरा और आधुनिकता, स्थानीय और वैश्विक रोज एक दूसरे से टकराते हैं और एक नया संतुलन बनाते हैं। और शायद ये संतुलन उस चीज में भी दिखता है जो मापुसा मार्केट को सबसे खास बनाती है। वो क्या? वो ये कि यहाँ हर धर्म और समुदाय के लोग एक साथ नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईसाई समुदाय के लोग ही खरीदारी कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम सभी इस उत्सव की तैयारी में शामिल होते दिखते हैं।
लोग एक दूसरे से मुस्कुराकर बात करते हैं। और ये सिर्फ गोवा की सूसेगार्ड यानी वो जो शांत और सौहार्दपूर्ण जीवन शैली है, सिर्फ उसी का नतीजा नहीं है। तो फिर इसके पीछे और क्या है? इसके पीछे गहरे सामाजिक आर्थिक कारण भी हैं। देखिए, गोवा की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर है और त्योहार पर्यटन का एक बड़ा आकर्षण है। तो क्रिसमस का उत्सव सिर्फ ईसाई समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस दुकानदार, टैक्सी वाले, होटल वाले के लिए एक आर्थिक अवसर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो आप कह रही हैं कि ये सद्भाव सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है।